ये कहानी है एक लड़की की, या कहें एक दलित लड़की की, जिसके साथ गैंग रेप हुआ। ये कहानी बताती है कि कैसे 21वीं सदी में भी हम लोग जातिवाद के गड्ढे में गिरे हुए हैं। कैसे पुलिस जबरदस्ती करती है, रात में तमाम रीति रिवाजों को ताक पर रख करके अंतिम संस्कार करती है। राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए हाथरस को पीड़ा पर्यटन बना लेते हैं। राजनेताओं के अलावा पुलिस के बीच, समाज के बीच, जातिवाद के बीच फंसे परिवार की कहानी। हम कई दिन हाथरस में रहे, तमाम पक्षों से बात की और इन तमाम पक्षों को बात करके एक सूत्र में पिरोया है। और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे कि क्या है हैवानियत का हाथरस। इस शमशान घाट से शुरू करते हैं ये कहानी। रात के अंधेरे में यूपी पुलिस तैयार कर रही है एक चिता। इतनी हड़बड़ी कि पुलिसकर्मी चिता पर लकड़ियां फेंकते दिख रहे हैं। यह चिता उस पीड़ित लड़की की है जो 15 दिन मौत से लड़ती रही। पुलिस वालों को इस बात की भी परवाह नहीं कि हिंदू रीति रिवाज में रात को दाह संस्कार वर्जित है। शव जल्दी जले, इसके लिए उन्हें कोई तरल पदार्थ भी छिड़कते देखा जा सकता है। परिवार अंतिम संस्कार के दौरान घर पर बंद था। मां बिलख रही थी कि वो आखिरी बार अपनी बेटी को देखना चाहती थी। हल्दी लगाकर तमाम रीति रिवाजों से अंतिम संस्कार करना चाहती थी, पर पुलिस को यह मंजूर नहीं था। रात के अंधेरे में पीड़िता की चिता जलती रही। पीड़िता का परिवार रोता रहा। दिखाई भी नहीं है। मैं अपनी बेटी के घर से विदा करती, उन्हीं लोगों ने चला दी। न बाप नहीं था, भाई नहीं था, मेरे को उन्हीं लोगों ने जला दी। इस कहानी में पीड़िता का बयान अहम है। वो 14 तारीख को अपने गांव बुलगड़ी में मां के साथ खेत गई थी घास लेने, लेकिन वहीं गांव के ही ऊंची जाति के 4 लड़कों संदीप, लवकुश, रामू और रवि ने उसके साथ गैंगरेप किया और फिर उसे जान से मारने की कोशिश की। पीड़िता इस समय बुरी तरह जख्मी हुई कि उसे होश में आने में 1 हफ्ते से ज्यादा समय लग गया। इस खौफनाक हिंसा में उसकी जीभ कट चुकी थी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी और उसके शरीर के एक हिस्से में लकवा मार गया था। पीड़िता ने 22 सितंबर को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में पुलिस को दिए बयान में बताया कि उसके साथ रेप भी हुआ है। ये वही खेत है और ये वही जगह है जहां पर पीड़िता के मुताबिक उसके साथ गैंगरेप किया गया और बाद में उसका चुन्नी से गला घोंटकर मारने की कोशिश की गई। पुलिस कहती है कि जो पहली तहरीर पीड़िता की तरफ से चांदपा थाने में 14 सितंबर 2020 को दी गई थी, उसमें गैंगरेप की बात नहीं थी। पीड़िता ने सिर्फ आरोपी संदीप द्वारा मारपीट की बात कही थी। पीड़िता की गंभीर हालत को देखते हुए पुलिस पहले पीड़िता को हाथरस के जिला अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने तुरंत उसे अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। पीड़िता ने जब पहली बार गैंगरेप का आरोप लगाया तो पुलिस ने उसका मेडिकल कराया, जिसमें रेप की बात तो सामने नहीं आई, पर रिपोर्ट में डॉक्टरों ने जबरदस्ती किए जाने की बात जरूर लिखी। पीड़िता की मौत के बाद दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हंगामा मच गया। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर सहित तमाम नेता सफदरजंग अस्पताल पहुंच गए और पीड़ित परिवार के लिए इंसाफ की बात को लेकर धरने पर भी बैठ गए। पुलिस किसी तरह देर रात पीड़िता का शव लेकर बुलगड़ी गांव पहुंची, जहां पर हंगामे होने की आशंका के चलते पुलिस ने मां बाप की इजाजत के बगैर पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। ये समझना अब तक मुश्किल है कि ये आधी रात को इस दाह संस्कार की क्या जरूरत थी। बाद में यूपी सरकार ने कोर्ट में ये कह दिया कि हिंसा के अंदेशे से ये फैसला लिया गया। पुलिस द्वारा जबरदस्ती अंतिम संस्कार किए जाने के बाद पूरे देश में इस मामले को लेकर रोष पैदा हो गया। पुलिस की आलोचना मीडिया से सोशल मीडिया तक होने लगी। जबरदस्त आलोचना झेलने के बाद यूपी सरकार ने
पूरे मामले की जांच के लिए गृह सचिव भगवान स्वरूप की अध्यक्षता में 3 सदस्यों की एसआईटी बनाकर जांच शुरू कर दी। लेकिन प्रशासन का रवैया पूरे मामले में हैरान करने वाला था। मीडिया को अपना दर्द बयां कर रहे पीड़ित परिवार को घर में कैद कर लिया गया। पूरे गांव के आसपास बैरिकेडिंग कर मीडिया को भी पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया गया। ये पहरा 2 दिन तक लगा रहा। राजनेताओं को भी परिवार से मिलने की इजाजत नहीं थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को रोका गया तो दोनों नेता पैदल ही हाथरस निकल पड़े। पुलिस ने लाठियां भी भांजी, हंगामा भी हुआ। यहां तक कि पुलिस की धक्का मुक्की में राहुल गांधी गिर भी पड़े। किसी तरह पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर वापस भेजा। इस बीच यूपी पुलिस के हवाले से एफएसएल रिपोर्ट का खुलासा किया गया, जिसके मुताबिक पीड़िता के साथ रेप ना होने की बात कही गई। आज जो एविडेंस आए हैं उसके हिसाब से रेप प्रूव नहीं हो रहा है। ये पूरी तरीके से जो उत्तर प्रदेश की शांति व्यवस्था जातिगत आधार पे बांटने की कोशिश कुछ लोगों ने की। अपनी भट पिटती देख योगी सरकार ने पीड़ित परिवार के लिए 25 लाख का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को नौकरी और घर देने की घोषणा की। यूपी के डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और न्याय दिलाने का वादा कर गए। लेकिन इस बीच हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार का एक वीडियो वायरल हो गया, जिसमें वो पीड़ित परिवार को धमकाते हुए नजर आ रहे थे। मीडिया वाले मैं आपको बता दूं, आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बजेंगे कल रात को, और हम ही आपके साथ खड़े। 3 अक्टूबर को राहुल और प्रियंका को पुलिस ने 5 लोगों के समेत हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत दे दी। लेकिन बाकी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। कार्यकर्ताओं को पिटते देख प्रियंका गांधी खुद गाड़ी से उतरकर उन्हें बचाने पहुंच गईं। यूपी पुलिस के एक अधिकारी ने प्रियंका को रोकने के लिए उनके कपड़े तक पकड़ लिए। तस्वीर वायरल होने के बाद नोएडा पुलिस को प्रियंका से माफी मांगनी पड़ी। हैरानी की बात यह है कि जो प्रशासन किसी को गांव में दाखिल ना होने देने पर आमादा था, धारा 144 तोड़ने पर केस कर रहा था, उसे आरोपियों के पक्ष में हो रही अगड़ों की पंचायत नहीं दिख रही थी। वे आरोपियों के बचाव में खुलकर प्रदर्शन करते नजर आए। और तो और सूबे के पूर्व बीजेपी विधायक राजवीर पहलवान ने आरोपियों के पक्ष में पंचायत बुलाई और पीड़ित परिवार को ही दोषी बताते नजर आए। मैंने नहीं किया, लोग अपने अपने आप घर से चल के आए हैं स्वागत के लिए कि प्रदेश सरकार का जो निर्णय है वो स्वागत योग्य है और आपने आवाज उठाई, इसलिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो आपको लगता है कि जो पहले जांच हो रही थी वो जांच ठीक नहीं थी? अरे ठीक नहीं थी, जब तो जांच से सीबीआई हुई है। पूरे प्रदेश में 16 एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत दर्जनों नेताओं पर धारा 144 और महामारी कानून के उल्लंघन के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने हाथरस गैंग रेप को भयावह करार दिया। सुप्रीम कोर्ट में दायर किए गए अपने हलफनामे में यूपी सरकार ने कहा कि उनके पास खुफिया रिपोर्ट थी कि अगले दिन दंगे भड़क सकते हैं, इसीलिए उन्होंने रात में पीड़िता का अंतिम संस्कार कर दिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि एक बड़े दंगे की साजिश रची गई थी और अब पूरे मामले में प्रदेश सरकार पहले ही सीबीआई जांच के आदेश दे चुकी है। इस बीच मथुरा टोल के पास से यूपी पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा, जिसमें एक केरल के पत्रकार भी हैं। पुलिस ने इन चारों को देशद्रोह और यूएपीए के कानून के अंतर्गत जेल भेज दिया। पुलिस का कहना है कि ये चारों हाथरस में दंगा भड़काने की फंडिंग का काम कर रहे थे। इस सबके बीच बूलगढ़ी गांव में माहौल बदलने लगा। पीड़ित परिवार पर तमाम आरोप प्रत्यारोप लगने लगे। पुलिस भी मीडिया के जरिए
तमाम कहानियों को प्लांट करने की कोशिश करती रही। सुरक्षा के नाम पर पीड़ित परिवार के घर और दरवाजे पर सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं। कौन आ रहा है और परिवार क्या कर रहा है, अब इसकी खबर प्रशासन को रहेगी। 100 घरों के इस गांव में सिर्फ 4 घर दलितों के हैं, बाकी लगभग सारे घर ऊंची जाति के लोगों के हैं और सभी 4 आरोपी ऊंची जात के ही हैं। तमाम सुरक्षा के बावजूद दहशत के कारण पीड़ित परिवार का कहना है कि वो अब इस गांव में नहीं रहेंगे। हाँ, हम लोग तो कहूँ चले जाएंगे, कहूँ अपने क्या कहते कहूँ झोंपड़ी भोंपड़ी डाल के रोड पे कहूँ ना कहूँ व्यवस्था बनाएंगे, यहाँ नहीं रहेंगे। क्योंकि बेटी के संग में इतना दरिंदगी भई है तो हम कैसे रह सकते हैं यहाँ। पीड़ित परिवार का भय भी जायज है। तमाम ऊंची जाति के संगठनों के लोग आरोपियों का पक्ष लेकर पीड़ित परिवार को ही दोषी बताने पर लगे हुए हैं। चारों के चारों निर्दोष हैं, संदीप, रामू, लवकुश। कैसे कह सकते हैं आप? जब अभी तक ऐसा कोई खुलासा नहीं हुआ, उनके खिलाफ ऐसा कोई सबूत नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है। जो सत्ता पक्ष की विरोधी हैं, फंडिंग की जा रही है कि जो दलितों को बढ़ावा दिया जा रहा है, इसमें हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। बुलघड़ी गांव के प्रधान ठाकुर राम कुमार गांव के पीपल के पेड़ के नीचे पंचायत लगाकर बैठे हैं। उनका कहना है कि पीड़िता और आरोपी संदीप के बीच प्रेम प्रसंग था और उन्होंने 4 महीने पहले दोनों परिवारों के बीच पंचायत भी कराई थी। इनके प्रेम संबंध थे करीब 2 साल से। किसके? क्या नाम? संदीप और लड़की के। अच्छा। और करीब 4 महीने पहले मैंने विकास सुलहनामा कराया। मैंने कि लड़का तो बाहर भेजना हूँ, लड़की पिता से बोला इसकी शादी कर दो भाई। लड़का फिर आया करीब 3 महीने के बाद यहाँ। फिर उसके बाद ये 14 तारीख को इन्होंने ये अब ड्रामा कराई। इस बीच यूपी पुलिस सूत्रों के हवाले से दावा कर रही है कि 6 महीने में आरोपी संदीप और पीड़ित के भाई के बीच 104 बार फोन पर बात हुई, जबकि भाई का कहना है कि उनके परिवार का आरोपियों से कोई लेना देना नहीं था और ना ही कोई संवाद था। उसने ये भी कहा कि पुलिस के पास अगर ऑडियो हैं कॉल रिकॉर्ड्स के तो सामने लाए। इंसाफ के एक जरूरी तकाजे के साथ लगातार जुड़ रही ऐसी कहानियां अभी खत्म नहीं हुई हैं। अब आरोपी संदीप ने एक पत्र लिखकर दावा किया है कि उसकी पीड़िता से दोस्ती थी, जिससे पीड़िता का परिवार नाराज था। इस वजह से परिवार ने ही पीड़िता को मारा है। अब थका हारा परिवार कह रहा है कि उसे ना मुआवजा चाहिए ना खैरात, बस किसी तरह इंसाफ मिल जाए। झूठे आरोप है, हमें क्या कहते हैं हमारी तो बेटी भी मार दी और ये आरोप और लगा रहे हैं ना। हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भीख मांग के, आप लोगों ने भीख मांग के हम अपना गुजारा कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि बेहद सुरक्षित माने जाने वाली जेल से ये पत्र कैसे लीक हो जाता है? क्या यूपी पुलिस जानबूझकर ये पत्र मीडिया के सामने ला करके इस पूरी कहानी को एक नया मोड़ देना चाहती है? फिलहाल एसआईटी की जांच की रिपोर्ट का इंतजार है जो 16 अक्टूबर को आएगी। लेकिन इंसाफ की लड़ाई आसान नहीं होती, यह सरकार का रुख भी बता रहा है और समाज का भी। कहानी को 360 डिग्री घुमाने की कोशिश जारी है। अंदेशा यह है कि देर सवेर नेताओं का पीड़ा पर्यटन खत्म ना हो जाए और मीडिया दूसरे तमाशों की ओर ना मुड़ जाए। हम उस देश में रहते हैं जहां पर देवी की तरह पूजी जाने वाली माता सीता को भी लंका से आने के बाद अपने आप को पाक साफ साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। पीड़िता की चिता तो जलकर राख हो गई है, लेकिन पीड़िता के परिवार को, पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए न जाने अभी कितनी अग्नि परीक्षाओं से गुजरना होगा। हाथरस में सहयोगी प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।